आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बात करनी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और थायराइड की। देखो, हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक स्टेरॉयड हार्मोन हो गया। अभी जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, ये सेल के अंदर बहुत इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अराउंड क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स या जो थायराइड हार्मोन्स हैं, या इसके साथ साथ इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे विटामिन D3 या रेटिनोइक एसिड, ये क्या करते हैं, जब ये सेल के अंदर चले जाते हैं ना, तो इनके जो भी रिसेप्टर्स हैं सेल के अंदर, चाहे वो साइटोसोल में है या न्यूक्लियस में है, ये उनसे बाइंड करते हैं। ठीक, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन अगर सेल के अंदर चला गया तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। थायराइड हार्मोन भी अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिससे ये बाइंड करेंगे, ये रिसेप्टर्स एक प्रोटीन फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। और ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, मतलब उसके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं बेसिकली। इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के पास एक लीगेंड बाइंडिंग साइट होती है और एक डीएनए बाइंडिंग साइट होती है। लीगेंड बाइंडिंग यानी कि यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा लीगेंड? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स हैं उनका लीगेंड क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनका लीगेंड क्या है? थायराइड हार्मोन है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जो इनके रिसेप्टर हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो रिसेप्टर है, ये एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से यानी कि अपने लीगेंड से बाइंड करेगा, और दूसरी तरफ ये किससे बाइंड करेगा? ये डीएनए से बाइंड करेगा, ठीक है। और सिग्नलिंग इस तरीके से होगी, लीगेंड इसको इस तरीके से सिग्नल्स जनरेट करेगा या सिग्नल देगा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये आगे क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो इतना समझ में आ गया? हमने देख लिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर और थायराइड, ऊपर ऊपर से देख लिया कैसे होता है। अब देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं? डीएनए का मैंने बोला ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, है ना। तो ये जो सिग्नल आ रहा है, जो हमारा लीगेंड आ रहा है, जो इससे बाइंड कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये सेल को बता रहा है कि उन्हें अपने डीएनए से प्रोटीन बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए बनेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो मैच्योर एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। तो ये सेल को बेसिकली बताते हैं कि तुम्हें अपना प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं सिग्नल। सिग्नल किस फॉर्म में आ रहे हैं? यहाँ पे हम जो दो रिसेप्टर की बात करें उनके सिग्नल कौन कौन है? एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा क्या है? हार्मोन है, अलग अलग दोनों का। अब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यानी कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह सकते हैं, ये अगर एक्टिवेट हो जाता है तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, और अगर ये इनएक्टिव हो जाता है तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अब इतना तो हमने बेसिक जान लिया। अब हम आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एक्शन कैसे होती है। देखो, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर होता है ना, अगर वो अपने हार्मोन से नहीं बाइंड, अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बाउंड नहीं है, तो वो इनएक्टिव रहेगा, ठीक। तो मतलब अगर मान लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है और इसके पास इसका हार्मोन नहीं है, तो ये जब हार्मोन से बाउंड नहीं है ना, तो ये HSP90 शैपरॉन्स यानी कि हीट शॉक प्रोटीन 90 शैपरॉन से ये बाइंड होता है, जिसकी वजह से ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में रहता है। अब अगर मान लो कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, ये अपने लीगेंड यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बाइंड कर जाता है, तो इसके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो HSP90 शैपरॉन्स जो हैं, जो इससे बाउंड थे, ये रिमूव हो जाएंगे। और ये रिसेप्टर एक और एक्टिव रिसेप्टर या अनबाउंड रिसेप्टर, जो कि मतलब HSP90 से नहीं बाउंड है, उसके साथ मिलके एक डाइमर बना लेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर अपने लीगेंड से बाइंड कर रहे हैं, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बाइंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से HSP90 अलग हो रहा है, और ऐसे दो रिसेप्टर मिलके क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, और क्या बन जाएगा? डाइमर। डाइमर यानी दो रिसेप्टर साथ में, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं किस तरह एक्ट करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, जिनके पास एक लीगेंड बाइंडिंग साइट होती है और एक डीएनए बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो रिसेप्टर है, ये अब किससे बाइंड है? अपने लीगेंड से बाइंड है। अब क्या रह गया? इसका डीएनए से बाइंड होना रह गया। तो अभी यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। इसको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलोकेट होना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो रिसेप्टर डाइमर्स हैं जो कि यहाँ पे बने हैं साइटोसोल में, ये कहाँ चले जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जाके ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे अलॉन्ग विद दैट कोएक्टिवेटर, ठीक है। तो अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी रिसेप्टर, ये अपने लीगेंड से भी बाइंड है, ये अब
डीएनए से भी बाइंड है, तो ये एक्टिवेट हो गया, यानी कि अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कैसे सिग्नलिंग जनरेट करता है या सिग्नलिंग को आगे बढ़ाता है, ये चीज़ थी। तो सिग्नल किस फॉर्म में था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फॉर्म में था। रिसेप्टर्स ने डाइमराइजेशन करी, न्यूक्लियस के अंदर गए और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है डीएनए की। तो अब हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जो हैं वो पहले अपने लिगेंड से बाइंड होते हैं, फिर जाके वो अपने डीएनए से बाइंड होते हैं, है ना। बाद में डीएनए से बाइंड हो रहे हैं, पहले लिगेंड आके उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। थायराइड हार्मोन के केसेस में ऐसा नहीं होता। जो थायराइड रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी डीएनए से बाउंड होते हैं, यानी कि हार्मोन है या नहीं है, ये थायराइड रिसेप्टर्स डीएनए से बाउंड ही रहेंगे, यानी कि ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये ऑलरेडी अपने डीएनए से बाउंड है, यानी डीएनए वाली साइट इसकी ऑक्यूपाइड है। अब कौन सी साइट रह गई इसकी, लीगेंड वाली साइट, जहाँ पे आगे कौन इससे अटैच करेगा, थायराइड हार्मोन अटैच करेगा, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है। तो यहाँ पे जब हार्मोन नहीं है, थायराइड हार्मोन नहीं है, तो ये थायराइड रिसेप्टर डीएनए से तो बाउंड है, साथ ही एक को रिप्रेसर से भी बाउंड है। ठीक है, जब लीगेंड नहीं है तो ये किससे बाउंड है, को रिप्रेसर से बाउंड है। ये को रिप्रेसर इस बेसिकली सिस्टम को रोक के बैठा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन करने से, मतलब ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा। ये क्या है को रिप्रेसर, HDAC, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। अब मान लो कि हार्मोन आ गया, इसका क्या आ गया, एक्टिवेटर आ गया, लीगेंड आ गया। तो ये जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है जब अपने लीगेंड से बाइंड रहेगा तो इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हुए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर में, वैसे ही इसमें भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे जब ये अपने लीगेंड से बाइंड करेगा। तो अब जब इसमें चेंजेस आ गए तो ये अपने को रिप्रेसर से बाउंड था पहले, अब ये किससे बाउंड हो जाएगा, अपने एक्टिवेटर से। और यहाँ पे एक्टिवेटर क्या है, HAT। तो जैसे ही ये अपने एक्टिवेटर से बाउंड होगा, कब, जब अपने लीगेंड से बाइंड हो गया उसके बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी डीएनए से बाउंड था, आके इसके लिगेंड ने इससे बाइंड किया और फिर शुरू हो गई इसकी ट्रांसक्रिप्शन जब ये एक्टिवेटर से बाउंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिवेटर ऐसा क्या कर रहा है कि इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएशन हो जाती है, और को रिप्रेसर क्या कर रहा है, जो हमारा डीएनए होता है ना वो हिस्टोन से हिस्टोन के अराउंड रैप्ड होता है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनके अराउंड जो डीएनए है वो कॉइल करके रैप अराउंड होता है, और फिर उस तरीके से वो हमारे डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए है वो हिस्टोन के अराउंड रैप्ड है, हमें उसे खोलने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब थोड़ा सा उसको लूजन करना पड़ता है ताकि जो प्रोटीन्स है उस डीएनए के साथ इंटरैक्ट करके उसकी ट्रांसक्रिप्शन होना अलाउ कर दें। ठीक है, तो ये जो खोलने का काम है, मतलब उसको थोड़ा सा लूज़ करने का काम है, डीएनए को थोड़ा सा लूज़ करने का काम है हिस्टोन के अराउंड से, ताकि जो प्रोटीन है उस डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर जाए। ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन है ना उसके लाइसीन के ऊपर एसिटाइलेशन करते हैं, यानी एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए जो हिस्टोन के अराउंड रैप्ड था वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं। प्रोटीन आके अब इंटरैक्ट कर लेंगे और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। तो ये जो एसिटाइलेशन का काम है ये कौन कर रहा है, HAT, यानी कि एक्टिवेटर कर रहा है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज कर रहा है। तो ये जो को रिप्रेसर था ये क्या कर रहा था, इसका नाम मैंने क्या बताया, हिस्टोन डी एसिटाइलेज, ये डी एसिटाइलेशन कर रहा था, यानी कि ये लाइसीन से ये जो एसिटाइल ग्रुप्स हैं इनको हटा देता है, इसी वजह से इसकी ट्रांसक्रिप्शन आगे पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि अब डीएनए लूज़ नहीं होता। ठीक है, डीएनए लूज़ नहीं है, प्रोटीन आके इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। दोनों प्रोसेस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर में और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर में क्या डिफरेंस है ये देखा। उसमें पहले वो अपने लिगेंड से बाइंड कर रहा है, बाद में अपने डीएनए से जाके बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि रिसेप्टर डाइमर। और यहाँ पे ये ऑलरेडी डीएनए से बाइंड था और बाद में आके इसके लिगेंड ने इससे बाइंड किया और साथ में एक्टिवेटर आ गया, इसी वजह से इसकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। तो आज हमने दो चीज़ें देखी हैं, क्या क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स कैसे सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। ओके।